हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पी के मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमने घोषणा कर रखा है कि 20 सितंबर से हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आपको सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए टेस्ट कराया जाएगा और उसका एनालिसिस यानी डिस्कशन कराया जाएगा। बिल्कुल जो एनटीपीसी का बेस रहा है क्वेश्चन पूछने का, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, स्टैटिक्स जीके का हो, करेंट्स का हो, साइंस का हो, हर किसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल टू द पॉइंट एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड बैच होगा। ये बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज में जो भी ज्वाइन करेंगे उनका रिजल्ट सुनिश्चित होगा, क्योंकि हम टू द पॉइंट इसमें काम करेंगे। बिल्कुल ही एग्ज़ाम पैटर्न से हट के नहीं जाएंगे। आपको जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसी पे काम किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो हम आपको इसमें कराने जा रहे हैं, जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी सेट हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को पहले मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा और टेस्ट कराऊंगा। उसके बाद मैं ग्रुप डी वाले सेट को भी साथ में लेकर चलूंगा और दोनों को कंबाइंड एक साथ चलेंगे लेकर, और आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की तैयारी एक सही तरीके से होगी, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर को भी शामिल करूंगा, स्टैटिस जीके को भी शामिल करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, 20 तारीख से यह स्टार्ट हो रहा है, सोमवार का दिन पड़ता है, और मुकेश कॉम्पिटिटिव मैथ बाईपास पे, जहाँ पे पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कशन करा चुके हैं टेस्ट सीरीज का। तो आप आना ना भूलें, ज़रूर ज्वाइन करें हमारे इस टेस्ट सीरीज को। और एक विशेष प्रकार की ऑफर है कि जिस लड़के को 20 तारीख को आना है, अगर वो 20 तारीख को आते हैं, जितने भी लड़के, उनका एडमिशन चार्ज जो है वो फ्री है। 20 तारीख को जो भी लड़का हमारे पास आएगा उसका एडमिशन चार्ज बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको एडमिशन चार्ज के साथ मंथली पे भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। मैथ्स का कुछ क्वेश्चन है और कुछ एप्लीकेशन उसमें है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कितने तारीख से? 20 तारीख से, सोमवार, मुकेश कॉम्पिटेटिव मैथ पे जरूर आइएगा, क्योंकि आपका टारगेट एनटीपीसी और ग्रुप डी है। बहुत ही जल्द हम एक, जैसे ही इस बैच को हम लेकर 10 से 15 दिन जाएंगे, उसके बाद आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा और नए अनाउंस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस को हल करना और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 2 की सही गुणनखंड चुने। तो देखिए, इस प्रकार के गुणनखंड को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि हमें भी पता है कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे, और बना भी लीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड तोड़ना किसे नहीं आता है। पर एग्जाम में कैसे गुणनखंड को हम ब्रेक करेंगे और कैसे आंसर तक जाएंगे, वो हमें यहाँ पे सीखना है। देखिए आपको पता होगा कि ये x के साथ जो भी कॉफिशिएंट का गुना होता है, वो लास्ट वाले टर्म के साथ गुना कर दिया जाता है। यानी ये 2 है तो इस 2 से इसे गुना कर देंगे और ये हो जाएगा कितना? 4। अब इस 5 को ऐसे टर्म में ब्रेक करो जो गुना करने पर ये लास्ट वाला टर्म आ जाए और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए। ये इसका थीम है, इसी थीम पे ये क्वेश्चन बनाया जाता है। पर लिखना नहीं है, कैसे करना है देखिए, आपको क्वेश्चन को बताते हैं। तो हम इस 5 को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से क्या आ जाए? 4 आ जाए। गुना करने से क्या लाना है? 4 लाना है, और जोड़ने या घटाने से क्या लाना है? 5 लाना है। तो हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं 4 और 1, क्योंकि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बात रह गया सिंबल का, यहाँ पे जो साइन है वो हमें, तो देखिए यहाँ पे हमें प्लस माइनस का सिंबल है तो माइनस रखना है ना, तो बड़े वाले डिजिट के सामने रख दीजिए माइनस, और इस जगह पे हमें लाना है प्लस। तो यहाँ पे आप छोटे वाले डिजिट के पास क्या रखिएगा कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर हम माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस रख देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा? माइनस रखना होगा, और बस दोनों के आगे एक्स लगा दीजिए। इस प्रकार ये एक गुणनखंड बनकर तैयार है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ गुना है उससे इसमें भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे नहीं गुना होता कुछ भी तो हम भाग नहीं करते, एक होता है इसलिए हम एक से भाग नहीं करते। एक से भाग करने के बाद क्या होगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दो से गुना किया गया है तो दो से इसमें भाग कर दीजिए, दो से इसमें भी भाग करना है, दो से इसमें भी भाग करना है। जो कटता है उसे काट दीजिए। देखिए ये कटेगा, दो दूना को चार, तो ये एक्स माइनस टू हो जाएगा। और इसे आप हल कर दीजिए, ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन। इस प्रकार आपका ये गुणनखंड बन के तैयार है। कह रहा है कि सही गुणनखंड क्या होगा, तो एक गुणनखंड इसका 2x-1 है और एक गुणनखंड इसका x-2 है। तो इसमें आप देखिए x-2 ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो क्वेश्चन को बस इतना ही लिख के बनाना है, ज्यादा लिखना नहीं है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को और आपको ऑफलाइन क्लास में बताएंगे और मोर देन प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे नहीं लिखना है कि हम एक बार लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस ये करती है वो फिर कॉमन किए, बहुत टाइम जाएगा भाई। ये एक्स कॉफिशिएंट गुना था इसलिए, नहीं तो यहीं पे मेरा गुणनखंड बन के तैयार था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है उसी के जैसा। यहाँ पे भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है, तो बस कुछ नहीं। अब देखिए इस 20 को लाना है गुना करके और बीच में बचाना है कितना, 1। तो अब आप देखिए कि हम इस 20 को कैसे ला सकते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं इसे 5 गुना 4, 5 के 20, और 5 और 1 को अगर घटा देंगे तो भी मेरे पास 1 बच जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाना है। अब देखिए हमें ये वाले सिंबल को प्लस में रखना है, ये वाले सिंबल को क्या रखना है, माइनस में रखना है। तो जो यहाँ पे सिंबल रखना है वो बड़े वाले डिजिट के साथ लगा दीजिए, तो प्लस हो जाएगा ये। और इधर में हमको माइनस लाना है, तो अगर हम यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, गुना होगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आगे में एक्स लगा दीजिए, इसके आगे भी एक्स लगा दीजिए, और ये गुणनखंड बन के आपका तैयार हो गया। देखिए एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। अब कहिएगा कि जो पीछे में आप भाग दिए थे वो यहाँ पे भाग क्यों नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पे भाग इसलिए नहीं दिए दोस्त कि x के साथ यहाँ पे 1 गुना है, जो आपको दिखाई नहीं देता, वो छुपा हुआ होता है, वो उसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ से 1 से भाग करेंगे दोनों तरफ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम 1 जब होता है यहाँ पे तो हम भाग नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ 1 से ज्यादा कोई भी संख्या मल्टीपल होगा इसके साथ तो हम यहाँ पे भाग कर देते। अगर 3 होता तो 3 से भाग कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं था तो हम नहीं किए। तो ध्यान रखना है, मल्टीपल नहीं है तो हम भाग नहीं करेंगे, मल्टीपल है तो भाग करेंगे। तो इस तरह से आपको फैक्टर को तोड़ना है, बस इतना ही लिखना है क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम टेकन ये क्वेश्चन है। बस आपको बस करना क्या है कि ये गुना करके तोड़ दीजिए, कि इसको तोड़िए कि ये संख्या लाना है हमें, गुना करके बीच में जोड़ या घटाकर 1 लाना है। तो हम देखें कि 5 गुना 4 कर रहे हैं तो गुना करने के बाद 20 भी आ रहा है, दोनों को घटा देंगे तो 1 भी आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको जो सिंबल लाना है वो सिंबल इसके साथ लगा देंगे, और इस तरफ का जो सिंबल लाना है अब देख लेंगे उस अनुसार कि हम गुना करेंगे किसके साथ, तो वो वाला सिंबल माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस देगा। बस दोनों के आगे एक्स लगा देंगे और हमारा गुणनखंड बनकर तैयार है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ए और आपका 2 नंबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर, बहुत ज्यादा एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि cos माइनस 780 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे माइनस का थीम समझना होगा कि माइनस का मतलब क्या है। यहाँ पे ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक कोऑर्डिनेट से होता है, यानी चतुर्थांश से होता है ये। ठीक है, माइनस का मतलब हमें ऐसा लगता है कि चतुर्थांश पे क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा गया है कि जब तक आपको चतुर्थांश का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन को आप बना ही नहीं सकते हैं। तो देखिए चतुर्थांश को अगर बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर मैं उतना बताऊंगा नहीं। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा चतुर्थांश के बारे में कि कैसे इसको हल किया जाता है। ऑफलाइन क्लास में मैं इसको बताऊंगा जरूर, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ये जो माइनस जो है साहब वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 0 डिग्री एक्सिस है इससे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज आपने रोटेशन को शुरू किया है। ये इस माइनस का इंडिकेशन है कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू किए हैं या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू किए हैं। अगर आप माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू किया है। बस यही इंडिकेशन करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बस करना कुछ नहीं है साहब, करना इतना ही है कि cos माइनस
360 डिग्री का मान क्या होगा? 780 360 से जितना ज़्यादा हो उसको 360 से भाग दीजिए। अगर हम इसे 360 से भाग करते हैं तो 360 से 36 दूना 72 2 बार में लगेगा, बचेगा रिमाइंडर कितना? 60, और जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका डिग्री का आप इसको स्टैंडर्ड डिग्री में लेकर चलाइए, जैसे 0, 90, ये 45, 30, 60 इस तरह से लेके चले आइए और 360 से भाग देने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस माइनस 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब ये माइनस 60 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रोटेशन जो है साहब वो क्लॉकवाइज आया है, यानी 60 डिग्री जो है वो यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्योंकि अगर आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे पूरा तो बहुत सारी चीज बताना होगा। यहाँ पे चतुर्थांश में थीटा किसके किसके बीच आ रहा है, कौन सा थीटा किसके किसके बीच आ रहा है, किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है, हमें ऐसा उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। अब देखिए -60 डिग्री जो है वो आपको ये चौथे चतुर्थांश में आ गया, यहाँ पे आ गया, और इस चतुर्थांश में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, और इसमें ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में रहेगा। ये माइनस सिर्फ आपको बताया है कि ये रोटेशन को दिखाता है, ये नहीं है कि ये माइनस इसके सामने हम लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का -1/2 भी है, तो ये आंसर अगर आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपका रोटेशन क्या है। ठीक है, तो ऑफलाइन का बैच जो भी होगा मेरा उसमें हम आपको बहुत ही डिटेल से ये चीज़ और बहुत ही आराम से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक कंफ्यूजन का मामला होता है कि माइनस उससे डिग्री को डिग्री के साथ इंडिकेट कर रहा है या फिर उसके रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 6a और है प्लस कॉस टू द पावर 6a - 1 किसके बराबर है? तो देखिए इसे जो है वो एक फार्मूला से ड्राइव किया गया, मानी इसे फार्मूला से निकाला गया है। देखिए कैसे किया गया इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब आप इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसे भी स्क्वायर कर दीजिए और इसे भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर नहीं, पावर कितना लाना है? 6 लाना है, तो पावर 6 लाना है तो इसको क्यू कर दीजिए, इधर भी क्यू कर दीजिए इधर भी क्यू कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं ये वाले टर्म को ए और ये वाले टर्म को बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू लिखा हुआ है ये, तो ए प्लस बी का होल क्यू लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन टू दी पावर 6a, थीटा है तो थीटा लिख लो, प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। तो अब हम यहाँ अब बराबर इधर में क्या हो जाएगा? 1 का क्यू है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 है गुना में तो ये गुना में कर दीजिए 1, बराबर हो जाएगा कितना? 1। ये वाले टर्म को आप इस तरफ लेके चले आइए और एक को इस तरफ लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा -1, ये वाला 1 को इधर लेकर आ रहा है, बराबर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही टर्म के बारे में पूछा गया कि इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे? ये ए नंबर ऑप्शन पे, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो इसी प्रकार से आप साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके पावर 4 को भी पूछ सकता है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और जितने भी होते हैं आपके 1, ठीक है, वो सारे में ये कंडीशन लागू है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में वो सारे चीज़ें बताऊंगा कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है और उस पर अगर स्क्वायर करके आपको निकाल सकता है, क्यू करके निकाला है यहाँ पे क्वेश्चन में, उसके बाद कॉस से और टैन, ये कॉट के साथ, और ये कॉसेक और टैन के साथ, और सेक और कॉस के ये कॉट के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है 1 का उसके साथ, तो वो सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन क्लास में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे करा, एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के एक भुजा पर 25 डिग्री झुका हुआ है, विकर्णों के बीच निर्मित होने वाली
न्यून कोण क्या होगी। देखिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है, क्या है, वर्ग आया था, क्या मतलब, ए बी सी और डी कि एक भुजा पर 25 डिग्री झुका हुआ है, कौन सा, तो विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। तो देखिए कोई भी एक भुजा ले लीजिए, मान लीजिए हम यही भुजा ले लेते हैं, ये वाली भुजा, तो देखिए इस पे ये भी झुका हुआ है और ये भी झुका हुआ है। तो कितना डिग्री ये झुका हुआ है, कह रहा है कि 25 डिग्री झुका हुआ है, ये भी 25 डिग्री है और ये भी 25 डिग्री है। तो जब ये 25 ये 25 तो ये दोनों मिलकर 25 और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, 130। जब ये एंगल 130 हो जाएगा तो बोल रहा है कि न्यून कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि न्यून कोण जो कौन सा होगा, तो अब देखिए यहाँ पे कि ये सम्मुख कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जब ये 130 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। तो इन चारों कोण में न्यून कोण कौन सा हो जाएगा, जो 90 से कम होगा। तो 90 से कौन सा है, 50। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 50। बस यही कह रहा था क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन करे, दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अनुप्रस्थ समान रेखाखंड स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें समझना होगा ये कि अनुप्रस्थ और अनुस्पर्श रेखा क्या होती है। अगर ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है, इसके 1 मिनट, ये वृत्त यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और एक वृत्त यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इस वाले लाइन पे एक वृत्त यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और एक वृत्त यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। अगर एक रेखा को एक ही तरफ दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं तो उसे हम अनुस्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्पर्श रेखा कहते हैं। और एक रेखा पर दो वृत्त दोनों तरफ एक एक तरफ यानी दोनों साइड स्पर्श कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ रेखा, अनुप्रस्थ रेखा। तो इसी पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, कितना डिग्री, ये सॉरी डिग्री बोल रहा है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक का 3.4 और दूसरे का 4.5 है। तो चलिए मानते हैं कि एक का ये रेडियस होगा और ये कितना है, 3.5 है, और एक का रेडियस ये है, ये 4.5 है। अब दोनों की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, मानते हैं कि ये P बिंदु पर टच कर रहा है और ये Q बिंदु पर टच कर रहा है, तो P और Q, PQ बराबर क्या होगा। तो PQ बराबर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 माइनस R1 कितना है 3.5, R2 कितना है 4.5, दोनों को जोड़िए, 4 5 5 10 और 4 3 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी यहाँ पे 8 लिखिए अभी, चलिए 8 ही लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 10 दां को 100 माइनस 64 बराबर कितना बचेगा 36 रूट अंडर में, है ना, क्योंकि हम इसे हल करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा PQ का मान कितना आ जाएगा 6। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना 6। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या याद रखना है कि अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई अगर निकालना होगा, अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, तो क्या करेंगे, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा दोस्त, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी होगा R1 और R2 यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस का सिंबल था वो सिर्फ माइनस हो जाएगा। बस ये अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का फार्मूला है और ये अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई निकालने का थ्योरी है। तो बस आपको इस फार्मूले पे पुट करना था और मान आपको सीधा निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 करा 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें।
देखिए माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है कि दिया गया जो भी डेटा है उसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और दिए गए डेटा का योग बटा डेटा की संख्या से आप उसे भाग कर दें। या दूसरा तरीका है कि दिए गए डेटा में से आप बीच की डेटा को उठाएं, अगर कोई एक डेटा मिला तो वही उसका माध्यिका हो जाएगी, और अगर कोई दो डेटा मिला तो उसे जोड़कर और दो से भाग कर दीजिए। अब देखिए सब ये हुआ माध्यिका निकालने का तरीका। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या पे। आपको पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ याद रखना होगा। अगर आपको जो हमसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किए हैं और जो हमसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में डिस्कशन में भाग लिए हैं उनको पता है कि हम अभाज्य संख्या, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसे याद नहीं होगा 1 से 100 तक, हर किसी को याद करा दिए थे। क्योंकि इस अभाज्य संख्या से इतने क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो वो रीजनिंग में हो या मैथ्स में हो, दोनों में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद करना ही पड़ता है। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ लिखा रहे हैं हम, आप देखिएगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जो है वो 25 है। कितना है? 25। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या जो है वो है 15। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या है 10 और 1 से 200 तक अभाज्य संख्या है 46। कितना है? 46। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितने, 60 से 80 तक के अभाज्य संख्या कितने, 40 से 80 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और 1 से 100 तक कितना है? 25। अब देखिए 1 से 100 तक जो 25 अभाज्य संख्या है उसे कैसे याद रखेंगे? तो उसे याद रखने के लिए आपको 5-5 का पेयर बना के याद करना होगा। कैसे? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये आपके 100 तक के अभाज्य संख्या है। देखिए 5 ये है, 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 टोटल हो गया कितना? 5 × 25। टोटल कितना है? ये 25 है। अब ये अगर आपको याद है 100 तक, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना ले जाओगे। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले जो बंदे को याद नहीं होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले अभाज्य संख्या वो चेक करके निकालेगा, उसमें उसका टाइम जाएगा। अब यहाँ तक आपको पता है कि 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्या निकालना है। तो 1 से 55 तक के अभाज्य संख्या आप सबसे पहले देखिए कि 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या है वो है 15। इसका मतलब है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हो जाएगा 15। अब 50 से आगे देखिएगा तो एक ही अभाज्य संख्या आ रहा है 53, जो 55 से कम में आएगा। इसका मतलब एक और अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी टोटल अभाज्य संख्या 1 से लेकर 55 तक जो होगा वो कितना होगा? 16। अब इन 16 को माध्यिका निकालना है। जितने भी 16 डेटा दिए गए हैं इसके माध्यिका निकालना है। इसका माध्यिका निकालने के लिए अब आपको करना क्या है कि ये जो 16 डेटा दिया गया है उसमें से सभी को जोड़कर डेटा की कुल संख्या से भाग दीजिए। या दूसरा तरीका क्या है वो देखिए कि इस 16 को 2 पार्ट में तोड़िए कि बीच की कोई संख्या आपको मिल जाए। अब देखिए आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि 4, 6, 8, 9, 3, 6, 8। अब यहाँ पे कितने अंक लिखे गए हैं? 4। यहाँ पे कितने अंक लिखे गए हैं? 3। अगर आपसे यहाँ से पूछे कि इसमें बीच की संख्या कौन सी है तो कहिएगा क्लियर नहीं है, 6 और 8 दोनों हो सकता है बीच में। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बीच की संख्या कौन है तो आप कहिएगा क्लियर है कि ये 6 ही इसकी बीच की संख्या है। इसका मतलब ये है कि अगर अंकों की संख्या सम है तो बीच में हम संख्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, 2 संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर अंकों की संख्या विषम है तो बीच की संख्या में क्लियर पता होता है कि कौन सी होगा। तो यहाँ पे अंकों की संख्या सम है तो यहाँ पे 2 ऐसी संख्या होगी जो बीच में आएगा। अब कौन कौन आएगा वो देखिए। 16 है तो अगर 8 और 8 में हम तोड़ते हैं तो बीच की संख्या कोई मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों ना इसे 7 और 7 की पार्ट में तोड़े। तो 7, 7, 14 और बीच में 2 संख्या का 14, 15, 16। इसका मतलब यह है कि 7वां संख्या के बाद 8वां संख्या और 9वें संख्या के योग को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो वो हमें माध्यिका दे देगा।
ठीक है। तो अब देखिए आठवां संख्या कौन सा हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे, पहला संख्या ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है साहब, और नौवां ये है। इसका मतलब है कि 19 प्लस 23 बटे में 2 ही हमारा माध्य निकल के आएगा। जोड़िए इसे, 9 3 12 के 2 हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 4 बटे 2। अब इसे विभाजित कर दीजिए, 2 दूना को 4, 2 1 2। इसका मतलब 21 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, और माध्यिका आपका निकल के आ गया 21। बहुत सारे डेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये याद रखिए अभाज्य संख्या से आने वाले हर संभव क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। बस याद कैसे रखना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, खत्म। ऐसे इसको रट जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु के निर्देशांक जो -1 और 9 है एवं 11 और 1 है, एक बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में के अनुपात में विभाजित करता है तो निम्नलिखित है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा क्या है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और यहाँ पे एक रेखा है, इसके बीच में एक पॉइंट है जो इसे विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ का निर्देशांक पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ का अगर निर्देशांक x1 और ये y1 है, और यहाँ का निर्देशांक x2 और y2 है, और ये जो यहाँ पर का निर्देशांक है वो x और y है, और ये पॉइंट जो है उसे m/n में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये x का निर्देशांक क्या होगा, यानी x बराबर क्या होगा, और यहाँ से ये क्वेश्चन आता है y बराबर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फार्मूला को आपको याद रखना है, लेकिन फार्मूले को रटना नहीं है। कैसे लिखना है, देखिए फार्मूला लिखने का तरीका है m प्लस n, यहाँ भी बराबर लिखिए m प्लस n, ऊपर में भी लिखना है m प्लस n, जो अनुपात है वो m प्लस n। अब देखिए x का मान निकालना है साहब, तो m का जो गुना होगा वो दूर वाले x के साथ करना है, यानी ये यहाँ पे x2 लिख दीजिए। n का गुना होगा x के साथ, तो ये दूर वाले x के साथ होगा, यानी यहाँ पे x1 हो जाएगा। यही फार्मूला है इसका। यहाँ पे y का निकालना है, तो m का जो गुना होगा वो दूर वाले y से होगा, यानी y2 से होगा। और यहाँ पे n का मान निकालना है, तो यहाँ से y1 से गुना हो जाएगा, यानी y1 हो जाएगा। यही फार्मूला है इसका। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं, बस जो डेटा दिएगा उसके अनुसार काम कर देना। देखिए ये -1 है, यहाँ का निर्देशांक -1 और 9 है, यहाँ का निर्देशांक जो है 11 और 1 है, और यहाँ जो m/n है वो 3:1 है। अब बस रख दीजिए जगह पे अपना मान, m और n जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऊपर में कितना आ जाएगा, m का गुना होगा x2 से, m3 और x2 कितना 11, तो 11 3 33। अब देखिए प्लस n का गुना होगा x1 से, n है 1, n है कितना 1, और x1 कितना है -1, तो 1 का गुना होगा -1 से, तो ये -1। अब देखिए इधर में आप निकाल के लेकर आइए y का मान, तो m प्लस n नीचे में 4 लिख देंगे। m कितना है 3 है, y2 कितना है, y2 1 है, तो 3 गुना 1 यानी 3 हो जाएगा, प्लस n कितना है तो 1 है, और n के साथ y1 का गुना होना यानी 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसे कितना लिखेंगे, 9 3 12 बटे 4, तो 3 4 3 12, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, और इसे कितना लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 बटा 4, तो 4 × 32, ये 8 हो गया। इसका मतलब x और y का जो निर्देशांक आएगा वो 8 और 3 आएगा, और आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आंतरिक विभाजन लिखा हुआ है यहाँ पे, तब अगर y विभाजन लिखता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देते, क्या कर देते, माइनस कर देते, और वो भी क्वेश्चन का आंसर आप काफी इजी वे में निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी। तो हम आपको जब क्लास में आइएगा वहाँ पे बहुत ही डिटेल से हम आपको ये चीज़ बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम कम होता है इस पर, तो हम नहीं बता सकते। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के
शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। देखिए एक इमारत ए है, इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। अब इसका शीर्ष ये है। अब कह रहा है कि एक इमारत बी है, एक इमारत बी है, उसके शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि इमारत जो है वो ए से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये इंडिकेशन कौन दे रहा है, तो उन्नयन कोण से ये पता चल रहा है। अगर अवनमन कोण कहता तो छोटा होता, उन्नयन कोण कह रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला बन रहा है एंगल, तो ये इमारत ऐसा होगा। अब यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। देखिए यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। अब कर रहा है इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। इमारत बी का तल ये है और इसका शीर्ष ये है, और यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि इमारत बी की ऊंचाई क्या होगी। इमारत बी की जो है, बी की ऊंचाई हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन को अब पेन नहीं लगाना है, ऐसे ही बनाना है। अब अगर ये वाला जो लेंथ है वो 150 है भाई, तो ये वाला लेंथ भी जो होगा वो 150 होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ये ट्रायंगल ये वाले में है ना, ये वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज 30 डिग्री का एंगल है ये, तो ये 30 डिग्री में रेशियो क्या आता है, 1:√3 होता है। तो जब 1 का मान 150 दिया हुआ है तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर कितना लिख सकते हैं, जब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 150, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 से गुना कर देंगे, 150 √3, ये लिख रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये वाला लेंथ जब 150 √3 है तो ये वाला लेंथ भी जो है भाई वो 150 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 √3 हो जाएगा। तो जब ये वाला लेंथ भी 150 √3 हो जाएगा तो आपको पता है कि 45 डिग्री के एंगल में ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये वाला लेंथ भी जो हो जाएगा वो 150 √3 हो जाएगा। अब ये वाला लेंथ 150 है और ये वाला लेंथ 150 √3 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो बी का ऊंचाई निकल जाएगा, बी कितना बड़ा है वो निकल जाएगा। तो यहां से जोड़ दीजिए 150 प्लस 150 √3। अब यहाँ से 150 को कर दीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा 150 प्लस 150 इंटू 1 प्लस √3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप सीधा सा ये रेशियो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही जल्द आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। वैसे ऑफलाइन की क्लास में आप आइएगा, रेशियो से हम हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। और जो टॉपिक में हमारे जितने भी बच्चे आएंगे सभी को अगर जिसमें दिक्कत होगा वो टॉपिक में संडे करके स्पेशल पढ़ाऊँगा, ताकि वो जो भी कन्फ्यूजन हो आपको उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर हम स्पेशल क्लास देकर आपको पढ़ाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना है, वृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कोण A जो है वो 90 डिग्री है, तो ये B हो जाएगा और ये C। अब कह रहा है AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 और AC बराबर 8 है। इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया, इसके अंदर में एक वृत्त बना दिया गया है और इस वृत्त का ये केंद्र होगा, तो ये इसका रेडियस होगा। अब ये इसका रेडियस है, तो कह रहा है कि इस वृत्त का परिमाप क्या होगा। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। तो 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, हमें मान चाहिए किसका, तो r का। r का मान कहाँ से, यहाँ से निकालना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या होता है, एक पैटर्न बनाया हुआ अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए P + B - h/2। P क्या है, तो परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2। P आपको मालूम है 8 दिया हुआ है, बेस भी आपको मालूम है 6 दिया हुआ है, कर्ण आपको निकालना है। तो देखिए अब यहाँ से आप स्क्वायर करके निकालना शुरू कीजिएगा, टाइम जाएगा आपको।
ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 6 और 8 के साथ 10 का ट्रिपलेट होता है, यानी h बराबर 10 है। तो यहाँ से रखिए, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। 8 6 14 और 10 चला जाएगा तो बचेगा 4 और भागा देंगे 2 से तो निकल के आएगा 2, यानी रेडियस का मान निकल के आया 2। तो परिमाप हमको निकालना था तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 2 का गुना इस 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई आंसर इसका, और आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो p प्लस बी माइनस एच बटा 2 होता है। परपेंडिकुलर बेस को जोड़िए, हाइपोटेनस को घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। यही अगर कह दे कि इसके बाहर से एक वृत्त बनाया गया हो तो इसका रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर हो जाएगा दोस्त कर्ण बटा 2, यानी हाइपोटेनस बटा 2। इसे 2 से भाग कर देंगे, यानी 10 का आधा कितना हो जाता 5। अगर यहाँ से इस आर की बात करता तो 10 बटा 2 आंसर हो जाता 5। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको समकोण त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज में भी है, समद्विबाहु ये विषमबाहु त्रिभुज का भी ऐसा फंडा आता है। तो वो सभी चीज बताएंगे आपको। समबाहु त्रिभुज का सीधा सीधा क्या है कि अगर समबाहु त्रिभुज में स्मॉल आर निकालना है तो a बटा √2√3 होता है, और अगर कैपिटल आर निकालना है तो a बटा √3 होता है। क्या होता है वो सारा चीज हम आपको फिगर बना के ऑफलाइन की क्लास में बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब करा इस आंकड़े का माध्य निकालिए। माध्य बोले तो एवरेज, क्या निकालना एवरेज। एवरेज क्या कहता है, दिए गए संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप संख्या गिनिए, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो नीचे में 9 होगा, पक्का है। अब देखिए इसे आप हल कीजिए तो इसका एलसीएम, आप इसको प्लस प्लस करके जोड़ना नहीं है, एलसीएम कितना हो जाएगा 4। मौखिक जोड़ घटाव करने का आदत बनाइए, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है दिमाग का ये, अगर आपको मौखिक गुना भागा आता है तो। देखिए अब ये 4, ये इसके नीचे 1 है तो एक बार में कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना को 4। आप जोड़ते भी जा सकते हो यार, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए ये 4 हो गया, 4 2 6, यहाँ पे भी वही चीज है, तो 6 और 2 8। 8 ये 4 से 4 कट गया, 8 और 3 11, 11 और 1 कितना 12, और ये कट गया कितना, ये 4 तो 4 दूना को 8, कितना आ जाएगा ये 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, और 23 और 3 26, है ना 26। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, तो इसे काट दीजिए, 13 दूना 26 और 2 दूना को 4, ये नीचे आके गुना हो जाएगा, तो 13 बटा 18 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको लिखते हो जोड़ कर ऐसे करके तो यार बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को बनाया जा सके। और जो थोड़ा सा स्ट्रांग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा अपने आप को बनाया होता है सही तरीका से, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दिया जा सके। तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने के लिए आपको छोटे क्वेश्चन पे टाइम बचाना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते, ये 12 पे करा है इसका मानक विचलन निकालना। स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है साहब √म्यू स्क्वायर। क्या होता है म्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको म्यू स्क्वायर निकालना है। म्यू स्क्वायर निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना होगा। तो इस संख्या का एवरेज निकालिए दिए गए डेटा का। तो दिए गए डेटा की कुल संख्या से भाग देंगे डेटा को जोड़कर। अब इसे जोड़ने में आप 11 7 10 ऐसे कीजिए, नहीं देखिए 20 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा और ये 10। तो 20 20 40 10 50, 50 को भाग करेंगे 5 से तो एवरेज निकल के आ जाएगा कितना 10। एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 10। अब हमें म्यू स्क्वायर जो निकालना होता है, वो म्यू स्क्वायर बराबर क्या निकालना होता है कि दिए गए डेटा की कुल संख्या कितनी है 5। अब एवरेज का इस डेटा की संख्या से अंतर को वर्ग करते हुए जोड़ते जाइए। तो देखिए 10 और 11 का अंतर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस आगे बढ़िए। 10 और 7 का अंतर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, आगे बढ़िए। 10 और 10 का अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0, छोड़ देते हैं इसे। 10 और 13 का अंतर 3, तो 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 3 तिहाई 9। 10 और 9 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब इसे जोड़ दीजिए तो 9 9 18 और 1 19 और 1 20। तो यहाँ पे आ गया कितना 20 बटे 5, काट दीजिए 4। तो म्यू स्क्वायर का जो मान निकल के आया वो आया 4। यहाँ पे म्यू स्क्वायर की जगह पे रखिएगा √4, और इसे आप √अंडर से बाहर निकालेगा तो निकल के आएगा 2, और ये आपका आंसर हो गया 2। हमने क्या किया यहाँ पे मानक विचलन निकालने के लिए कि दिए गए संख्याओं का एवरेज निकाली। सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो एवरेज निकालना होगा। जो एवरेज निकल के आएगा उस संख्या से
दिए गए डेटा को अंतर निकालिए और उसको स्क्वायर करके जोड़ते जाइए और जितना योगफल आएगा उसमें डेटा की कुल संख्या से भाग कर दीजिए। वही तो हम किए यहाँ पे बस। और जो निकल के आया उसे यहाँ पे रूट अंडर में रखें और रूट से बाहर निकाल दें, वो आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करा है, एक पाइप P 20 घंटे में एक टैंक से पूरी पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप Q प्रति घंटा 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें। देखिए एक पाइप P है और एक पाइप Q है। P उस टैंक को खाली करने में 20 घंटा लेता है, जबकि P प्लस Q दोनों को चला दिया जाए तो 12 घंटे का टाइम लेता है। तो काम कितना है, दोनों का जो एलसीएम होता है वही काम होता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब P की क्षमता क्या है, तो 20 तिहाई 60 3, और P और Q की क्षमता है तो 12 पचे 60 5। जब दोनों की क्षमता 5 है, P की क्षमता 3 है, इसका मतलब B का जो ये Q का जो क्षमता होगा दोस्त, Q की जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा 2। Q की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे P की क्षमता 3 है और दोनों की क्षमता 5 है। तो अब देखिए 60 काम को 2 की क्षमता से करने में कितना दिन लेगा Q, तो 30 दिन लेगा। कितना दिन, सॉरी घंटा में है ना, तो 30 घंटा लेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि Q जो है वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी को निकाल रहा है, तो 30 घंटे में वो कितना लीटर पानी को निकालेगा, तो 20 गुना 30 लीटर यानी 600 लीटर को। तो जितना पानी निकालेगा वही टैंक की क्षमता हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 रुपये पर प्रति वर्ष 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। 2 वर्ष के बाद मिलने वाला धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही हो। देखिए मिलने वाला धनराशि का मतलब है कि आपको अमाउंट पूछ रहा है कि कितना मूलधन प्लस ब्याज दोनों जोड़कर मिलेगा, और ब्याज अर्धवार्षिक है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट में हम 2 से क्या करेंगे, भागा करेंगे, तो रेट जो आपका हो जाएगा यहाँ पे वो 10% हो जाएगा, और टाइम में हम 2 से गुना करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब देखिए 10,000 रुपया मूलधन है और 10% रेट है, और 4 वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन क्या होगा, यानी मूलधन और ब्याज का योग क्या होगा। तो इसे बनाने का सबसे पहला तरीका आप क्या करें कि आप परसेंटेज जो 10% है उसे फ्रैक्शन बदल दें। तो 10% को फ्रैक्शन बदलिएगा तो 1/10। ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। इसे प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से जब जोड़िएगा तो 11/10 हो जाएगा, और ये अमाउंट बन जाएगा और ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखिए इसको 4 टाइम गुना करना है। कितने टाइम, 4 टाइम गुना करना है। तो 4 टाइम अगर ये 10 को 4 टाइम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 से 10,000 कट जाएगा, तो 11 को 4 टाइम गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, वही आपका तो आंसर होगा। तो 11 को 4 टाइम गुना कीजिएगा तो 11 का क्यू जो होता है वो 1331 होता है, और इसे फिर से एक बार 11 में गुना करना है तो ये हो जाएगा 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1। यही तो आपका आंसर है 14,641। 14,641 रुपया आपको मिश्रधन मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन किसी भाई के द्वारा भेजा गया था ज्ञान सागर ग्रुप में, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके नाम से अपना सेट प्रैक्टिस चलता है उसी में। तो देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, लेकिन आप अगर सोचिएगा तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीका से बना सकते हैं। हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, करा किसी वस्तु के मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ रहा है, हर वर्ष में 15% बढ़ जाता है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का अंतर 193.20 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का 90% निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए 1 2 3 4 वर्ष की कहानी है। कह रहा है कि प्रति वर्ष 15% से बढ़ रहा है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, तीसरे वर्ष अगर X है और चौथा वर्ष Y है, तो ये दोनों का अंतर जो है वो 193.20 रुपया है। तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरा वर्ष के अंत में अगर Z रुपया मिलता है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का, यानी दूसरे वर्ष का अंत जो है उसके मूल्य का, दूसरे वर्ष के अंत में ये मूल्य मिला, इसका 90%
क्या होगा। तो इसका 90% क्या होगा, यही तो पूछा गया क्वेश्चन में। तो 90% का मतलब है कि 9 से कटने वाला जो भी ऑप्शन हो जाएगा साहब, वही इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ये समझिए, ऊपर वाला लाइन जो लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखा है। यानी अगर मान लीजिए कि 90% पूछ रहा है, तो जो भी संख्या होगा उसका 90% ही तो दिया गया ऑप्शन है, यही तो पूछ रहा है। तो देख लीजिए 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 9 से कटने का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दिए गए अंकों का योग अगर कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगी। देखिए 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है तो ये आंसर हो सकता है 6 1 7, 6 4 10 और 1 11, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा कितना 4, ये भी नहीं होगा। और ये 9 हटा दीजिए, 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। तो इस क्वेश्चन को इजी वे में बनाया जा सकता था इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन आज का मैथ का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे एनटीपीसी का जो भी है धीरे धीरे करके आपको यूट्यूब पे भी आएगा, और ऑनलाइन तो चल नहीं रहा है, जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। ऑफलाइन में हमारा बैच जो है वो टेस्ट सीरीज का स्टार्ट हो रहा है, वो 12 बजे से, सॉरी ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है कितने बजे से, 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और ये 3 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर में चलेगा। और ये स्टार्ट हो रहा है मुकेश कॉम्पिटिटिव मैथ बाईपास पे। और आप आइए, आपका इंतज़ार है, क्योंकि हम आपको देंगे वेल कंटेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।